नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं भाविक पटेल, ट्रेडबुल्स सिक्योरिटीज के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, पूनम चंद गुप्ता हैं टर्मरिक के ट्रेडर हैं, हल्दी के ट्रेडर हैं, और विजय जोशी हैं, प्रेसिडेंट हैं ऊंझा कमोडिटी एसोसिएशन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे मसालों की खबर के साथ, क्योंकि मसालों में बड़ी तेजी का माहौल बना है। हल्दी का वायदा 10,500 के करीब पहुंच गया है। हफ्ते भर में 14% की तेजी आई है टर्मरिक में। एक महीने में 36% तक दाम बढ़ गए हैं। जीरा वायदा 17,000 के ऊपर चला गया है और कोरिएंडर का वायदा, धनिया का वायदा 9,200 के ऊपर बंद हो गया है। सवाल यह है कि आखिर मसालों में इतनी रौनक क्यों है? आखिर ऐसा क्या हो गया है जिससे मसालों की कीमतों में इतनी बड़ी तेजी आ गई है, और क्या ये तेजी और कंटिन्यू रहेगी? इसी पर हम बात करेंगे। पहले सबसे पहला सवाल विजय जोशी जी आपसे होगा मेरा सर, क्योंकि आप ऊंझा से जुड़ रहे हैं। ऊंझा जीरे की सबसे बड़ी मंडी है मेरे ख्याल से एशिया की, और वहां पर वहीं से जीरे का भाव देश भर का तय होता है कि क्या आगे का प्राइस रहेगा। तो आप जरा बताएं कि ऐसा क्या हो गया है कि दाम 17,000 के ऊपर चले गए? मृत्युंजय जी, पहले तो जीरा की सिचुएशन फिलहाल ऐसी है कि गुजरात गवर्नमेंट के फिगर जो आए उसमें 3,07,000 हेक्टेयर का शोइंग हुआ है, और राजस्थान गवर्नमेंट का फिगर है, गवर्नमेंट का जो सर्वे के हिसाब से 5,40,000 हेक्टेयर। तो गुजरात में 35 से 36% कम है एज पर गवर्नमेंट फिगर क्रॉप, और राजस्थान में भी आप देखें तो 25% अबाउट कम बता रही है। तो ये प्राइस पर ही पूरा इसका रिफ्लेक्शन है कि आज मार्केट 17,000 एक्सचेंज पर क्लोज हुआ है। और सबसे जो बड़ी बात है, 3-4 दिन से गुजरात के अंदर बादलवाई और कुछ जगह बारिश जैसा माहौल है। फिलहाल इससे कोई डैमेज के मैसेज नहीं आए क्रॉप पर, लेकिन एक साइकोलॉजिक रहता है कि एक ऐसा माहौल भी अभी थोड़ा बना हुआ है बादलवाई जैसा, इसकी वजह से मार्केट थोड़ा एक्सटेंड हुआ है। सबसे मेन कारण है कि क्रॉप कम है, वो सनातन सत्य है। लेकिन जो सबसे ज्यादा हमारा सर्वे का व्यापारी ट्रेडर लोग एक्सपोर्टर्स बिलीव करते हैं, वो हमारे फेडरेशन की फीस का सर्वे है। तो वो अभी होने वाला है अगले महीने में कुछ दिनों बाद। तो उनका वेट एंड वॉच है कि फीस का सर्वे क्या आता है, उसके बाद अपना व्यापार और आगे कैसे सेट करे। लेकिन जो सबसे मेन बात रहेगा आगे का वेदर सर, आगे का वेदर कैसा रहेगा उस पर पूरा डिपेंड रहेगा जीरे में। अभी फिलहाल यहाँ से मंदी होने का कोई चांसेस नहीं है। 17,000 रुपये एक्सचेंज स्ट्रॉन्ग खड़ा है सर, आगे यहाँ से थोड़ा बहुत बढ़ेगा ही बाजार। लेकिन जो अभी आगे देखिए एक्सपोर्ट का डिमांड का जो सिनेरियो है, उसमें चाइना का जो नया पैरामीटर आया तो उसमें ट्रेड भी सर कम हो रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन वेदर और सामने चाइना की डिमांड, यही आगे फैसला जीरे का भविष्य तय करेगी। अच्छा, ठीक है, आप बने रहे विजय जी। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि वेदर एक वजह हो सकती है तेजी में। पूनम चंद गुप्ता भी हैं जो कि टर्मरिक मार्केट के बड़े जानकार हैं। पूनम चंद जी, आप जरा बताएं कि हल्दी के क्या फंडामेंटल हैं? क्या जो तेजी हम हल्दी में देख पा रहे हैं, क्या ये फंडामेंटल के अकॉर्डिंग है? वाकई फंडामेंटली मार्केट बहुत मजबूत है हल्दी का? नमस्कार झा साहब, ये इस साल क्या है, इस साल हमारे पास पूरे एरिया में जो हल्दी का बेल्ट है, जैसे मराठवाड़ा है, तेलंगाना, आंध्रा वगैरह में बरसात अबनॉर्मल हुई है। उसके वजह से काफ़ी क्रॉप को मतलब डैमेज भी हुआ है, कुछ एक तरह से फंगस भी उसमें आया है। इसके वजह से कम 30 से 35% क्रॉप हमारे पास कम आई। अभी लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से ये 8-10 दिन में जो 4-5 सर्वे हुए हैं, उसमें उनकी रिपोर्ट 30 से 35% कम आने की है। इसके वजह से आउटटर्न भी कम आएगा और इन्फेक्टेड माल भी ज़्यादा आएगा। इसे धीरे धीरे सबका सेंटीमेंट चेंज होते जा रहा है कि जो अभी तक मंदी में थे, अब धीरे धीरे तेजी में आते जा रहे हैं। और लगता है अब इसमें मंदी भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि एक्सपोर्ट की डिमांड भी अच्छी है और
संक्रांत के बाद डोमेस्टिक डिमांड भी बहुत अच्छी निकल जाएगी। लगता है इस 400-500 रुपये और इसमें बढ़ सकते हैं। हेलो। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि 11,000 के ऊपर वायदा में हल्दी का भाव जा सकता है पूनम चंद जी? 11,000 के आसपास ही रहेगा, उसके बाद थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी 1,500 रुपए की तेजी आ चुकी है। तो एक तरह से देखा जाए तो काफी अच्छी तेजी आ गई है, और उस हिसाब से अब ये 11,000 के लेवल पे बाजार रुकना चाहिए। हाजिर में भी अभी आज 9,800 तक का व्यापार हुआ है। निजामाबाद मंडी में नया माल भी आ चुका है, 200 बोरी आज आवक थी। भाव बिका है 70 से लेके 78 रुपए तक का मार्केट में भाव बिका है। नया माल भी संक्रांत के बाद आवक अच्छी बढ़ जाएगी, 1,500 से 2,000 हो जाएगी। इसको देखते हुए लगता है एक बार 11,000 के लेवल में बाजार रुकना चाहिए। 11,000 पे मार्केट, देखिए दोनों अलग अलग बातें हैं। एक तो ये है कि 11,000 के आसपास जाकर मार्केट रुकना चाहिए, ये अलग बात है। और 11,000 तक जाने के बाद उसके बाद फिर गिरावट आएगी, तेज गिरावट आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये अलग बात है। तो मैं आपसे साफ साफ ये पूछना चाह रहा हूं कि 11,000 के स्तर को छूने के बाद क्या मार्केट वहां पर रुक जाएगा, मतलब 11,000 के आसपास ही घूमेगा, या वहां से बड़ी गिरावट की संभावना फिर बनेगी? बड़ी गिरावट तो नहीं आएगी, क्योंकि इसमें ये जरूर है कि प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ जाएगी, और 11,000 का लेवल काफी बड़ा लेवल है। प्रॉफिट बुकिंग अच्छी आ सकती है। 1,000 रुपए का रिस्क चलते रहेगा। एक टाइम पे नीचे में 10,000 भी टच कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि 1,000 रुपए का रिस्क चलता रहेगा। आप बने रहें सर। विजय जोशी जी, आप जरा बताएं, 17,000 के ऊपर जीरे का भाव चला गया है। आप कह रहे हैं कि अभी आप लोगों का एक सर्वे भी हो रहा है फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स का, जो आप लोग ईयरली करवाते हैं। मान लीजिए अगर क्रॉप डैमेज की खबर आती है 5%, 10%, तब क्या हम 20,000 से ऊपर का भाव देखेंगे क्या जीरे का? सर ऑलरेडी क्रॉप कम है, अगर उसमें भी 5% और 10% भी सर कम क्रॉप का अगर आता है न्यूज, तो वो सर मार्केट पे सीधा रिफ्लेक्शन करेगा, वहां पर सीधा आपको असर दिखाई देगा। वहां पर मार्केट 10-15% तो जो भी अभी भाव है वहां से ऑफ हो जाएंगे। 20,000 का सर हम परफेक्टली नहीं कह सकते, क्योंकि सर चाइना का भी फैक्टर सबसे बड़ा है। ईयरली सर 2 लाख टन का एक्सपोर्ट जीरे का 2 लाख टन प्लस से होता है, उसमें अकेला 70,000 टन से ज्यादा माल चाइना ले जाता है। उन्होंने पैरामीटर अपने चेंज किए हैं। अभी ऑर्गेनिक और आईपीएम क्यूमिन जो कम दवाई वाला है वहीं पर ही जा सकता है, वहां पर पास हो सकता है, ऐसा अभी पैरामीटर है। तो वो अगर क्वांटिटी भी सर 17,000 वाली समझो कि अगर 10-15,000 टन का एक्सपोर्ट सर रह जाए तो वो भी मार्केट पर असर आएगा। तो वो सर मैं 20,000 वाला वो पक्का नहीं कह सकता हूँ कि 20,000 मार्केट होगा। अभी मार्केट यहाँ पर स्टैंड बाय सपोर्ट पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। यहाँ से मार्केट 5-10 रुपये किलो बढ़ सकता है। लेकिन सर अगर चाइना का अगर डिमांड जो एज पर रेगुलर जो है वो अगर पैरामीटर में जितना एक्सपोर्ट जाता था लास्ट ईयर इतना भी अगर इस साल जाता है तो सर कुछ भी भाव बन सकते हैं। कुछ भी से क्या मतलब है आपका? सर मैंने बताया अभी सिचुएशन के हिसाब से 5-10 रुपया बड़ा बाजार बढ़ेगा, ऐसा सिचुएशन के हिसाब से लग रहा है। लेकिन सर चाइना का भी फैक्टर सब सबसे बड़ा है, वो भी हम इग्नोर नहीं कर सकते सर। जो पैरामीटर पहले थे उसमें नॉर्मल क्यूमिन सीड जो एक्सपोर्ट जा रहा था चाइना में 17,000 टन का सर क्वांटिटी था। अभी हाँ अभी सर ये पैरामीटर में सर पिछले 3 महीने से जो पहले माल जा रहा था चाइना वो सर जा नहीं रहा है सर, बिल्कुल सर होल्ड पर है। कुछ टेस्टिंग के लिए कुछ एक्सपोर्टर ने 1-2 कंटेनर भेजे थे, वो अभी टेस्टिंग कर रहे हैं कि माल हमारा पास हो या ना हो, क्या है सिचुएशन। और आगे सर वो समझो वो क्वांटिटी में मांगे, लेकिन यहाँ पर पास होके माल एक्सपोर्ट न जाए तो वो सर मार्केट पर भी उसका डिमांड पर भी फर्क आएगा सर। तो वो भी सर बात है। तो चाइना मार्केट को दिखाएगा आईना। आप ये कह रहे हैं कि चाइना की डिमांड जब यहाँ पर क्लियर हो जाएगी कि क्या डिमांड है, उसके बाद मार्केट का रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। तो ये बात हो गई जीरे की। आखिरी सवाल पूनम चंद गुप्ता जी मेरा आपसे ये होगा कि जो दाम अभी यहाँ पर बढ़े हैं, 1 महीने में 36% की तेज़ी आई है डिमांड के मोर्चे पर, मगर स्पेशली मैं अगर इंडियन मार्केट की बात करूँ तो डिमांड क्या अभी इस भाव पर कुछ कम हो जाएगी क्या इतने दाम बढ़ने के बाद? डिमांड तो उतनी कम नहीं होगी, क्योंकि अभी तक सब लोगों के दिमाग में मंदी घुसी हुई थी और काउंटर सेलों में जिसको जितने हैंड टू माउथ ही माल मंगा रहे थे, उसके हिसाब से काउंटर सेलों में माल की काफी कमी है।
तो डिमांड तो बरोबर चलेंगी और ये एक्सपोर्ट की डिमांड भी अच्छी रहना चाहिए। संक्रांत के बाद काफी ये जो क्रिसमस न्यू ईयर की हॉलीडेज रहती है वर्ल्ड में, उसके वजह से ये 15-20 दिन एक्सपोर्ट की डिमांड भी कम रहती है। अब ये 15 तारीख से एक्सपोर्ट की डिमांड भी बहुत अच्छी निकल जाएगी, तो ऐसा दिखता है बाजारों में डिमांड तो बरोबर बनी हुई रहेगी सर। ये जो तेजी भी है वो बरकरार रह सकती है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया पूनम चंद गुप्ता जी आपका और विजय जोशी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में मसालों के ऊपर बात करने के लिए, बताने के लिए। लेकिन बीरेन जी, मैं आपसे कोरिएंडर के बारे में पूछ रहा हूं सर, यहाँ पर भी अच्छी तेजी आई है, इसका आउटलुक आपको क्या दिख रहा है? कोरिएंडर और मसालों में जो हॉट मनी या स्पेकुलेटिव मनी बोले, उसका काफी हम वॉल्यूम देख रहे हैं, क्योंकि अब एग्री मार्केट में बहुत लिमिटेड प्ले है, सिर्फ 3-4 चीजें ही है। तो मसाला में जनरल रुझान ऐसा है कि भाई गवर्नमेंट के बांध से ये शायद दूर रहेगा, एसेंशियल कमोडिटी नहीं है, तो इसमें कम सरकारी दखल होगी। साथ ही विंटर वेदर का थोड़ा जो कंसर्न है वो देखते हुए अभी रुझान थोड़े तेजी तरफी है। बट धनिया में थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछला कैरी फॉरवर्ड अभी भी है और वो शायद थोड़ा कमजोर क्वालिटी का है, तो अपसाइड में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अच्छा, ठीक है, तो ये पूरे मसालों पर राय। अच्छा, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भाविक पटेल जी, अभी ओवरऑल मसालों में जैसे मान लीजिए टर्मरिक है, जीरा है, कोरिएंडर है, यहाँ पर ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी अब क्या होनी चाहिए? देखिए विश्वम्भर जी, ऑलरेडी हमने अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है एटलीस्ट मसाले पैक में। तो आई थिंक टर्मरिक में मैं थोड़ा वेट करूंगा, क्योंकि आज 10,960 से वापस थोड़ा बहुत पुल बैक आया 10,400। तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं और पुल बैक आ सकता है 9,900 के करीब। तो वहाँ पे अगर एक बार 9,900 के करीब आता है तो एक बार मैं बाय के रिकमेंडेशन करूंगा 9,800 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रहेगा 10,500 का। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी मसालों के ऊपर कि क्या ट्रेड लेना चाहिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है उमर का, यूपी से। पूछिए उमर। सर मेरी 2 सिल्वर मिनी बाई है सर, और 70,000 का मेरा टारगेट है, तो सर मुझे कितने दिन तक वेट करना पड़ेगा सर? किस भाव पर आपने खरीदा है? सर 61,000 पे। 51,000 पर। बीरेन जी, क्या करना चाहिए इनको? अभी 78,000 का टारगेट ये दिमाग में लेकर चल रहे हैं, ठीक टारगेट रखा है दिमाग में, रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए? डिफरेंट व्यू क्रिएट्स मार्केट, मीन्स अलग अलग व्यू होंगे तो ही मार्केट बनेगा। मैं फिलहाल ऐसा मानता हूँ सिल्वर का नियर टर्म टारगेट 64 65 रख सकते हैं, वो भी 2-3 वीक या 3-4 वीक की अवधि से। जो 70,000 का वो जो उनके दिमाग में जो टारगेट है वो फिलहाल अभी मुझे कोई नया कारण अगर बन गया, लॉकडाउन या सप्लाई डिसरप्शन, तो आ सकता है, अदरवाइज फिलहाल कोई ऐसा सिनारियो नहीं है। ओके, मयंक हैं हमारे साथ इंदौर से। पूछिए मयंक जी। मयंक जी, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा, लेकिन कॉटन पर वो सवाल पूछना चाह रहे हैं जो हमारी टीम की अभी बात हुई थोड़ी देर पहले। अच्छा, कॉटन के दाम भी बहुत बढ़े, अब थोड़ा सा करेक्शन आया है, क्या व्यू है आपका बीरेन जी कॉटन के ऊपर? कॉटन में अब कुछ मीटिंग्स का दौर जारी है, ऐसा बाजार में से सुनने में आया है। शायद 10% जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो अगर रिमूव होती है तो इसमें थोड़ा करेक्शन आना चाहिए, बट अभी भी सप्लाई साइड के जो प्रॉब्लम है वो देखते हुए लंबा करेक्शन नहीं लग रहा है, मीडियम टर्म में आउटलुक बुलिश ही लग रहा है। ठीक है, कृष्णा है हमारे साथ, जुड़ रहे हैं इस वक्त सिरसा से। पूछिए कृष्णा जी। कृष्णा, मेरा कॉटन शीट और ग्वारबे जी। हेलो, कॉटन केक और ग्वार के ऊपर आप पूछना चाहते हैं? हाँ जी, बताइए भाविक पटेल जी, कॉटन
कॉटन केक और ग्वार पर क्या व्यू है आपका? जी, मैं गुआर पे बताऊंगा। आई थिंक कॉटन और कॉटन सीड बीरेन जी ज़्यादा अच्छे जानते हैं, तो वो बेहतर बनाए तो थोड़े बेहतर है। पर कॉटन गुआर सीड की बात करें तो आई थिंक गुआर सीड में वापस से हमने थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली है, और मुझे लग रहा है कि अभी भी गुआर सीड में तेज़ी बरकरार रह सकती है, एटलीस्ट 6300 से 6400 के करीब। तो जो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर 6100 के करीब आता है तो 6000 के स्टॉप लॉस से वो बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं 6300 का। अच्छा अच्छा, कॉटन पर बीरेन जी क्या व्यू है आपका? कॉटन केक और कॉटन पर दाम तो बहुत बढ़ गए कॉटन के, क्या व्यू है आपका? हाँ, इसमें मैं बुलिश हूँ अभी भी। कॉटन सीड में जिसको बिनोला कहते हैं, उसका डायरेक्ट कंजम्पशन इस साल नॉर्थ इंडिया में काफी हो गया। केक के बदले सीधा बिनोला ही खिला रहे हैं लोग। तो वहाँ इन्वेंट्री काफी कम है। यहाँ से भी मैं समझता हूँ कि आज का जो भाव है सीड का नॉर्थ इंडिया में करीबन 3900 के आसपास, वो और भी 300-400 बढ़ सकता है। खाली एनसीडीएक्स के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ 36-37 तक जा सकती है। ठीक है, रोहित हैं हमारे मध्य प्रदेश से। पूछिए रोहित जी। गुड इवनिंग सर। सर हेलो। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मैंने ग्वार सीड फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 6550 रुपए में ग्वार सीड बाय किया 10 लॉट। सर क्या करना चाहिए? 6250 पे 10 लॉट आपकी बाइंग है फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में। ओके हाँ सर। बीरेन जी, 7000 के टारगेट के लिए फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में रुकना ठीक रहेगा क्या? कोई टारगेट तो फिक्स नहीं है, बट इनकी जो बाइंग है 6-50 की, उस लेवल से बाइंग अगर खड़ी है तो मैं रुकना प्रेफर करूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी डाउनसाइड लिमिटेड है ओवरऑल इन्वेंट्री और करंट सेंटिमेंट देखते हुए। अपसाइड थोड़ी ज्यादा है, मीन 65-66 तक मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगले 3-4 वीक का ये मेरा नजरिया है। ठीक है, कैलाश चंद्र मोदी हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर क्रूड का ट्रेंड क्या रहेगा नेक्स्ट वीक तक? पूछिए। नेक्स्ट क्रूड का ट्रेंड क्या रहेगा? क्रूड का ट्रेंड नेक्स्ट वीक तक क्या रहेगा? ओके, क्रूड को लेकर तो जो ओपेक का फैसला आना था वो आ गया, और जो पुरानी पॉलिसी है ओपेक की जो अगस्त से चल रहा है कि रोज 4 लाख बैरल की बढ़ोतरी हो रही है कच्चे तेल के उत्पादन में, उसी पॉलिसी पर ओपेक अभी भी कायम है। 80 के आसपास ब्रेंट का भाव टिका हुआ है। आप जरा बताएं भाविक पटेल जी कि क्रूड का मार्केट अभी क्या लग रहा है आपको? क्या इसी रेंज में घूमता रहेगा या कुछ ऊपर नीचे होने की गुंजाइश है? आई थिंक क्रूड के जो भी नेगेटिव फैक्टर्स है ऑलरेडी आ चुके हैं। जैसे ओपेक ने मीटिंग में 400,000 बैरल्स पर डे वो जारी रखा है। उसके बाद जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, उसके बाद भी अगर हम यूरोप में देखें या यूएस में देखें तो वो लोग हॉलीडे सीजन में लॉकडाउन नहीं कर पा रहा है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आई थिंक जो भी नेगेटिव फैक्टर्स है नहीं, आगे जाके मुझे अभी भी पॉजिटिव फैक्टर्स ही लग रहे हैं। और वो भी प्राइस एक्शन में दिख रहा है कि जहाँ पे क्रूड 80 के ऊपर ही सस्टेन कर पा रहा है। तो आई थिंक मुझे नियर टर्म में 82 से $83 तक के भी लेवल्स दिख रहा है। और एमसीएक्स की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अभी 5800 के करीब एक रेसिस्टेंस है कि जहाँ पे वो कूद नहीं पा रहा है। पर आई थिंक 5800 वो कूद पाएगा तो 5950 से 6000 का टारगेट रहेगा। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में 1 से 2 वीक में मेरा अपसाइड टारगेट रहेगा 5950 का। और आई थिंक 5600 के नीचे जाता है तो ही मेरा व्यू चेंज होगा। तब तक मुझे लग रहा है कि 5950 के टारगेट के लिए बने रहे लॉन्ग में। ठीक है, हिमांशु हैं आप हमारे साथ अलीगढ़ से। पूछिए हिमांशु जी। जानना चाहता हूँ तो गोल्ड पे मैं जानना चाहता हूँ कि गोल्ड का आगे व्यू 1 महीने के लिए क्या रहेगा। और दूसरा मेरा एक और आपसे जिज्ञासा है क्योंकि मैं डेली व्यूअर हूँ इसका जी बिजनेस का। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तो सवेरे जो 10 बजे की कमोडिटी कॉल आती है वो कई बार आती नहीं है और उसका कोई डिस्काउंट टाइम भी नहीं है। और एक ये जो है आप मिड डे में डिस्क्लेमर देते थे या मिड डे कॉल देते थे, वो भी अब आपने देनी बंद कर दी है। ऐसा क्या कारण है? नहीं, कारण कुछ नहीं है सर, हम देते हैं और आगे बिल्कुल जो आपने सुझाव दिए इस पर हम गौर करेंगे।
हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपको पूरी कॉल दी जाए, मिले। ठीक है, आप जहाँ तक गोल्ड पर आपका सवाल है, बताइए बीरेन जी, गोल्ड का मार्केट अगले 1 महीने तक कैसा दिख रहा है आपको? इसमें थोड़ी बुलिशनेस दिख रही है। इंडियन डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग रही लास्ट ईयर 430 के सामने। 2020 में 430 टन की इंपोर्ट के सामने 2021 में 1050 टन इंपोर्ट रही, काफी स्ट्रॉन्ग रही। चाइना में भी डिमांड रिकवरी काफी अच्छी है। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इंडियन टर्म्स में 47,500 को फिलहाल बॉटम मानना चाहिए। अपसाइड में एक आध महीने में हम वापस इसको 48,800 या 49,000 तक देख सकते हैं। ठीक है, राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं एमपी से, मध्य प्रदेश से। पूछिए राहुल जी। हाँ जी, नमस्ते सर। हेलो सर, मेरा ग्वासीट पे मैं राय जानना चाह रहा था, और थोड़ा सा हल्दी पे भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा था। जी पूछे सर। ग्वासीट और हल्दी पे थोड़ा मैं राय जानना चाह रहा था, क्या फ्यूचर में। ग्वार पर तो हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि अभी तेजी का माहौल रहेगा, ग्वार पर तो यही व्यू है। टर्मरिक में भी अभी हमने बात की, बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हुई हमारी। टर्मरिक में ये कहा जा रहा है कि यहाँ से 400 से 500 रुपए की तेजी की और गुंजाइश है। उसके बाद मार्केट जाकर वहां पर रुकेगा, क्योंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं। 1 महीने में 36% तक दाम यहाँ पर बढ़ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक और खबर की, सिल्वर ETF की। आज ही लॉन्च हुआ है, पहला देश का पहला सिल्वर ETF, और ICICI प्रूडेंशियल ने इसे लॉन्च किया है। तो बीरेन जी, हमने बहुत सारी बातें की, ETF क्या है, कैसे इन्वेस्ट करें, वो सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन एक इन्वेस्टर को क्या सिल्वर ETF में पैसा लगाना चाहिए क्या? इस पर आपकी राय क्या है? इसमें सिल्वर में पर्टिकुलर जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम होता है प्योरिटी लेवल का, वो ETF में सॉल्व हो जाएगा। और इनकी निवेश की रकम जिन लोगों की थोड़ी छोटी होगी उनके लिए एक ये एडिशनल इंस्ट्रूमेंट है, अच्छा है मेरे हिसाब से। इट इज गुड इंस्ट्रूमेंट फॉर रिटेल पार्टिसिपेंट। और चांदी के परत में लोगों का मोह भी है, तो मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट चलेगी। चलिए अगला सवाल है मयंक जैन का। पूछिए जैन साहब। बीरेन सर से सवाल है, कपास सेल किया हुआ है 1930 में, क्या करना चाहिए? बताइए बीरेन जी। आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 2053 रखना चाहिए, और अगर ये 1-2 दिन में शायद कोई गवर्नमेंट एक्शन के हिसाब से कोई करेक्शन आता है तो निकल जाना चाहिए। इसकी जो मंदी है अगर तो भी मेरे हिसाब से टेम्परेचर जब बढ़े 40 के ऊपर आए तब इसमें करेक्शन आना चाहिए। फंडामेंटली ये ओवरवैल्यूड है, लेकिन फंडामेंटल की राह नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, ओके। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। भाविक जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। जी, एल्यूमिनियम जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 227 के करीब मैं लॉन्ग के रिकमेंडेशन करूंगा, 229.50 का टारगेट, और स्टॉप लॉस रहेगा 225.50 का। आपकी कॉल बीरेन जी। क्रूड अगर 5660-70 के आसपास में बाइंग प्रेफर करूंगा, 5600 का स्टॉप लॉस और टारगेट 5820। आपकी आखिरी कॉल भाविक जी। जी, गोल्ड फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है वो 47,880 के करीब मैं रिकमेंडेशन करूंगा बाई के। टारगेट रहेगा 48,125 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 47,700 का। ओके, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, और बीरेन जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में आज कहां पर कमाई के मौके बने।